तो आखिर क्यों आ गई है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मुश्किल में आ गई है, और आरबीआई की वो कौन सी रिपोर्ट है जिसने भारत सरकार को और ज़्यादा टेंशन में डाल दिया है। दरअसल भारत की इकॉनमी जो रही है वो पिछले 4 वर्षों से बड़ी इकॉनमी, सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी रही है, लेकिन अब आरबीआई की रिपोर्ट ऐसा कह रहा है कि भारत की इकॉनमी वो नीचे की तरफ जा रही है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से कारण होंगे जिससे भारत की इकॉनमी अब नीचे की तरफ जा रही है, सरकार ने ऐसी कौन सी नीतियाँ ली जिससे इकॉनमी को नुकसान पहुंचा है, इन सब बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक रंजन और आप देख रहे हैं द टॉप सीक्रेट। तो सबसे पहले किसी भी इकॉनमी को जानने के लिए, खासकर भारतीय इकॉनमी को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि विश्व में खासकर टॉप 10 जो बड़ी इकॉनमी है उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए इस स्लाइड में हम समझेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। देखिए दुनिया के 10 जो सबसे बड़ी इकॉनमी है उसमें भारत की जो स्थिति है वो 6ठे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिका है $32 ट्रिलियन के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना है $20 ट्रिलियन के साथ। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, जापान है, और देखिए यहाँ पे 6ठे नंबर पे भारत यानी $4.19 ट्रिलियन के साथ भारत 6ठे नंबर पे है। देखने में तो लगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक स्थिति में है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसी साल की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर जा चुकी थी। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया था और हम जर्मनी के बाद चौथी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी थे। लेकिन हम जहाँ तक भारत सरकार ये अनुमान लगा रही थी, हम सब अनुमान लगा रहे थे कि 2028 तक और 27 के आखिरी तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, $5 ट्रिलियन से बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तब जर्मनी की इकॉनमी भी थोड़ी नीचे थी। तो कहाँ हम तीसरे नंबर पर इकॉनमी बनने जा रहे थे और हम 6ठे नंबर पर चले आए हैं। तो आखिर ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ आ गई। ठीक है, वैश्विक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट लगी है। तो क्या क्या कारण है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसको हम समझते हैं अगले स्लाइड में। देखिए अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 4 वर्षों में, खासकर कोविड के बाद, कोविड में एक डिप आया था, कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रो की थी और दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा ग्रो देखने को मिला था कि कोविड से उबर पाई थी प्रोडक्शन में। उसके बाद चाइना था। तो अगर हम साल दर साल देखें तो 2022-23 के में देखें तो 7.2% की ग्रोथ रेट भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिली थी। अगले वर्ष 2023-24 में ये बढ़ के 8.2 हो गए, जो कि बहुत अच्छा माना गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसा लगा कि फिर से पटरी पे आ रही है। 2024-25 में ये थोड़ी सी कम हुई थी और 6.5% पे आ गई थी। लेकिन ठीक उसके अगले वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पुनः रिबाउंड किया और 7.6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी। ऐसे में लग रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक से पटरी पे आने लगेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से मुश्किल परिस्थिति में आ रही है और डाउन की तरफ जा रही है। इसको हम अगले स्लाइड में आपको समझाते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भारत का 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पहले उन्होंने 6.9% अनुमान लगाया था कि 6.9% की भारतीय जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा, लेकिन अब उन्होंने यह अनुमान घटा करके 6.6% कर दिया है। और अनुमान ये भी किया जा रहा है कि अगर ऐसे ही मतलब खाड़ी देशों में मुश्किलें चलती रहीं, टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहा, तो शायद हो सकता है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो और कम हो जाए, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे कई कारण हैं कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, लेकिन आरबीआई ने मुख्य तौर पे 3 कारण बताए हैं। इन 3 कारणों को हम समझते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने कहा कि जो पश्चिम एशिया में जारी जो भू राजनीतिक तनाव है, जो अभी इजराइल को लेकर, इजराइल, लेबनान और ईरान को, मुख्य तौर पे ईरान के साथ जो अमेरिका का झड़प है, वो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और वो भी भारतीय जीडीपी को नुकसान पहुँचा रहा है। और तीसरा मौसम से जुड़ी जो जोखिम है, मतलब अभी मौसम विभाग ने जो बताया कि मौसम शायद इस वक्त उतना फेवरेबल ना रहे, मानसून उतना फेवरेबल ना रहे हमारे क्रॉप्स के लिए, तो शायद वो भी अर्थव्यवस्था पे एक नुकसान करेगा। ये 3 बड़ी वजह है जो कि आरबीआई ने बताई है। लेकिन क्या सिर्फ यही 3 बड़ी वजह है? ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो हम इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, जिन्होंने जो भारतीय इकॉनमी को समझते हैं, भारतीय इकॉनमी में उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनका कहना है कि इसके अलावा भी कुछ और बुनियादी बातें हैं जिसको भारत सरकार शायद नज़रअंदाज कर रही है, जिसको समझ नहीं रही है। वो भी भारतीय जो जीडीपी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसकी मुश्किल का कारण है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रघुराम राजन। रघुराम राजन भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के अच्छे जानकार रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में ये गवर्नर बने, बाद में मोदी सरकार में भी ये 2 साल तक गवर्नर रहे, बाद में ये हट गए। तो इन्होंने 2 मुख्य वजह बताई है कि उन सब वजहों के अलावा कि ये वजह भी है जिससे भारत
की इकॉनमी मुश्किल में। पहला बात इन्होंने बताया कि निजी निवेश में कमी आया है। निजी निवेश यानी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ के जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसमें कमी आई है। राजन का मानना है कि सरकारी निवेश बढ़ने के बावजूद, सरकार का निवेश तो बढ़ रहा है, सरकार अपने बजट से खर्चे कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर सड़कें बना रही है, फिर जितना सरकार से हो सकता है सरकार अपने बजट से तो खर्च कर रही है, लेकिन जो निजी निवेश है, निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका निवेश लगातार कम हुआ है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कमज़ोर कर रहा है। जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पक्ष, किसी भी अर्थव्यवस्था का मजबूत पक्ष होता है कि वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ के जो निजी निवेशक हैं, वो इकॉनमी में कितना निवेश कर रहे हैं। तो ये भारत में एक कमी आई है जिसको कि अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया है, जिसको रघुराम राजन हाईलाइट कर रहा है। दूसरा वो जो बता रहे हैं क्रेडिट क्राइसिस। देखिए क्रेडिट क्राइसिस मैं आपको समझाता हूँ। क्रेडिट क्राइसिस का मतलब यह है कि यहाँ पे दोनों तरफ से भारत में जो कर्ज का जो मामला है वो दोनों तरफ से भारतीय मार्केट को नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिनकी NBFC बोलते हैं, और जो बैंक हैं, ये जो सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, मझौले उद्योग होते हैं, इनको लोन देते हैं, इनको क्रेडिट देते हैं ताकि वो उस लोन से कंपनियों में निवेश करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो चूंकि बैंकों की स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो बैंक जो लोन दे रहे हैं वो सस्ते दर पे नहीं दे रहे हैं, रेपो रेट में भी कुछ खास कमी देखने को मिल नहीं रही है, तो इस बार भी रेपो रेट बराबर ही रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोन लेने में जो मध्यम उद्योग हैं उनको दिक्कतें हो रही है, प्लस बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं वो महंगाई का सामना कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो लोन लिए हुए हैं, फिर जो लोन ले रहे हैं उसको चुका नहीं पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से भारतीय इकॉनमी को नुकसान हो रहा है और इसीलिए क्रेडिट कोलैप्स हो गया है। जो लोन का पूरा मार्केट है वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है कि निजी निवेश नहीं हो पा रहा है। तो रघुराम राजन की वजह से ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारतीय इकॉनमी मुश्किल में है। दूसरे हम देखते हैं अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व आर्थिक सलाहकार रहे हैं मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में ये आर्थिक सलाहकार रहे हैं, और इस सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, जो इस सरकार ने इकोनॉमी को लेकर के जो भी अपने भविष्य में जो भी उन्होंने देखे हैं, उन सबको बहुत नज़दीक से ये जानते हैं। और इन्होंने भी दो बातें बताई हैं। एक तो सरकार मान रही है, उसमें हम बात करेंगे। एक और उन्होंने जो बात बताई जिस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया या फिर सरकार ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया है, वो है कि जो घरेलू मांग है, जो हमारे वहाँ का देश के अंदर जो लोग मांग करते हैं, जो कंजप्शन करते हैं, उसमें कमी आई है। भारतीय इकॉनमी मोटे तौर पर कंजप्शन इकॉनमी, हम चीज़ों को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। हम एक्सपोर्ट बेस इकॉनमी कम है। जैसे चाइना दुनिया में चीज़ों को बेचता है, भारत एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करता है, यहाँ पर भारत कंज्यूम ज़्यादा करता है। तो कंज्यूम करने में भारत की इकॉनमी का एक बहुत मोटा आधार है, उसमें कमी आई है। इनके अनुसार, अरविंद सुब्रमण्यम सर के अनुसार, अर्थव्यवस्था में जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो कमज़ोर हुई है क्योंकि लोगों की आमदनी में कमी हुई है और वेतन वास्तविक वृद्धि नहीं हो रही है। चाहे सरकारी क्षेत्र ले या प्राइवेट सेक्टर ले, उसमें वेतन में जो एक्चुअल वृद्धि महंगाई के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं हुई है। ये कारण है कि घरेलू मांग में गिरावट हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अभी हम बेरोजगारी पे भी बात करेंगे। दूसरा ये बताते हैं कि उच्च टैरिफ और संरक्षणवाद, जिसको कि सरकार भी मानती है कि खासकर ट्रंप के आने के बाद जो नीतियां अपनाई अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वो अपने वहाँ टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और संरक्षणवाद की नीति अपना रहे हैं। संरक्षणवाद की नीति का मतलब होता है कि हर देश अपने वहाँ के इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है ताकि बाहर से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो सामान बेचते हैं, वो कम हो और उसी देश की जो इंडस्ट्री है वो फले और बढ़े। उसको संरक्षणवाद की नीति कहते हैं। तो ये दो उच्च टैरिफ और संरक्षणवाद की वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है और पूरा ग्लोबल वैल्यू चेन में एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से भी भारतीय इकॉनमी डाउन हुई है। अब भारतीय इकॉनमी ये जो समस्या है, इसके समाधान के लिए हम चार बड़े इकोनॉमिस्ट की बात लेंगे कि चार बड़े ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय सुझाए, हम जरा उस पर बात करते हैं। ये तो समस्या रही कि समस्या ये थी, लेकिन इस पे अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है कि भारत सरकार को ऐसी कौन कौन सी नीति अपनानी चाहिए जिससे भारत सरकार न सिर्फ वर्तमान में जो इकोनॉमिक जो डिस्टर्बेंस है, जो इकोनॉमिक समस्याएं हैं, उससे उबर सके, बल्कि भविष्य में भी भारत की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सतत रूप से बना रहे, मजबूत स्थिति में बना रहे। उससे कैसे बचा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सुधार हैं जो हमें करने चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रघुराम राजन, उन्हीं की बात करेंगे जो भारत के गवर्नर भी रहे हैं। इन्होंने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमेशा मानव पूंजी यानी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये किसी भी इकॉनमी का आधार होता है। इनका मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे और तो भारतीय इकॉनमी जो है उसमें सहयोग मिलेगा। उनका मानना है कि सरकार को केवल उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन है, जिसको PLI स्कीम बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जिसको बोलते, इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं,
के बजाय ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो भारत के अनुसंधान, डिज़ाइन और उच्च मूल्य वाली सेवाओं को एक वैश्विक केंद्र बना सके। हमारे वहाँ रिसर्च पे काम हो सके, जिस पे शायद कोई भी सरकार उतने अच्छे से ध्यान नहीं देती है, क्योंकि बिना रिसर्च के हम कोई महंगी चीज़ों का उत्पादन कर ही नहीं सकते। ये ऐसा मानना है रघुराम राजन सर का। प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने भी कुछ चीज़ों पे ध्यान आकर्षित किया कि ये सुविधा, अगर ये सुधार किया जाए तो शायद भारतीय इकॉनमी बेहतर स्थिति में आ सकती है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की मांग, जो डिमांड है, उसमें कमी को दूर करने के लिए उनका सुझाव है कि सरकार को निचले और मध्यम आय वर्ग के लोगों को, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनको सीधे नगद हस्तांतरण, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, मतलब उन तक डायरेक्ट कैश की व्यवस्था करनी चाहिए भारत सरकार को, जिससे क्या होगा, उनके पास पैसे आएंगे तो वो मार्केट में उसको कुछ खरीदेंगे, कंजप्शन करेंगे, जिससे भारतीय इकॉनमी में जो एक समस्या बनी हुई है कि भारतीय इकॉनमी में डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, वो शायद हो सके। तो अभिजीत बनर्जी का मानना है कि जो गरीब तबके के, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है, वहाँ डायरेक्ट सरकार को कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए। इस पे भारत सरकार अब क्या निर्णय लेती हो तो देखेंगे। और दो इकोनॉमिक है, प्रोफेसर कौशिक बसु हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है, पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो विनियामक अनिश्चितता, जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, मतलब जो सरकार नियम बनाती है, इसमें जो भी सुधार करती है, उसमें कोई स्पष्ट रूप से रूपरेखा दिखाई नहीं देती है, उसमें अनिश्चितता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, वो मुश्किल में रहते हैं कि आखिर क्या स्थिति होगी, जिसकी वजह से वो थोड़े से कतराते भी हैं भारतीय बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस जो सामाजिक तनाव है, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। सोशल फैब्रिक का बना रहना किसी भी देश में वहाँ के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनल जो मार्केट स्टेबलाइजेशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सरकार को सामाजिक तनाव को कम करने पर जोर देना चाहिए। उनका तर्क है कि जब तक निवेश का माहौल पारदर्शी, स्थिर और समावेशी नहीं होगा, समावेशी का मतलब होता है सबके लिए नहीं होगा, जिसमें सभी आ सकें, तब तक निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आगे नहीं आएगा। तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें एक पारदर्शी और स्वच्छ माहौल बनाने की ज़रूरत है। भारत के जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है डॉक्टर सी रंगराजन, उनका मानना है कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना अनिवार्य है। हालांकि भारत सरकार अपने बजट में सबसे ज़्यादा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कर रही है पिछले 3-4 वर्षों में, लेकिन उनका मानना है कि सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा है, जैसे कि सड़क, रेलवे, पोर्ट, इस पे सरकार या फिर स्कूल, रिसर्च और इनोवेशन के लिए संस्थाएं, उस पे सरकार को और जोर देने की ज़रूरत है। और जो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल जो डेफिसिट है भारत सरकार का, जो नुकसान होता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। राजकोषीय घाटा जितना कम होगा उतना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर रहेगा। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है उनकी मैंने आपको बात बताई कि इनका क्या मानना है कि एक्चुअल समस्या क्या है। आरबीआई की समस्या हमने देखी और हम ये भी समझे कि भारत में की जो इकोनॉमिक समस्या है अभी मौजूदा समय में, उस पर इकोनॉमिस्ट की क्या राय है, अर्थशास्त्रियों की क्या राय है और इस पर भारत सरकार को क्या सुधार करना चाहिए, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। तो जो भारतीय इकॉनमी है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि भारतीय इकॉनमी का जो रफ्तार है वो कम हो रही है, वो तो समस्या है, लेकिन रफ्तार कम होती हुई जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि भारतीय इकॉनमी की समस्या भी रही है, वो है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था की जो बढ़ोतरी रही है उसमें रोजगार सृजन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। रोजगार सृजन उतनी मात्रा में नहीं हो पाया जितनी मात्रा में होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, प्रोडक्शन वाला सेक्टर है, उसमें सरकार को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। वो बढ़ेगा तो ही जाकर के हमारे वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो कि आए दिन सरकार के लिए भी समस्या खड़ी कर रही है और सोशल फैब्रिक को भी, सामाजिक तनाव को भी वो एक तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार इसके लिए क्या क्या करती है और इकॉनमी से रिलेटेड जो भी मामले होंगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में आपकी जो भी राय है, इसमें आपको जो भी चीज़ अच्छा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्द। शुक्रिया।